नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो 24 अगस्त 2024 को पेपर हुआ है, वैसे तो ये थर्ड शिफ्ट का है, उसका एक एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं, यानी कौन से क्वेश्चंस आए। और इसका अभी हम इस वीडियो में थ्योरी के क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कैलकुलेशन के क्वेश्चंस की एक अलग क्लास हम आपको दे चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से, उसमें वो वीडियो ऐड कर दिया है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से, उसमें हमने आपके फर्स्ट ईयर के लिए 20 क्लासेज प्रोवाइड करवाई थी टॉपिक वाइज। तो पूरा पेपर वहीं से आया है। एक भी क्वेश्चन, आज की इस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। पूरा पेपर यहीं से फंसा है। आप समय निकाल कर इन 20 क्लासेज को देख लो। अगर आपके पास अभी टाइम है और आपका पेपर थोड़ा सा लेट होना है तो स्पीड डबल कर लेना। क्लासेज पहले से सेव है, समय निकाल कर ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ज़रूर। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि जिन बच्चों का नहीं हुआ वो देख सकें। आइए आज के क्वेश्चन पर एक नज़र डालते हैं। और उस बच्चे ने जो हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, सेम वैसे ही स्क्रीनशॉट हम आपके सामने ले आए हैं, कोई चेंजेज नहीं किया है। और मुझे लगता है कि ये फ़ोटो भी थोड़े ठीक है तो आपको क्लियरली दिखाई भी दे रहे हैं। क्वेश्चन था, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, वैसे तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन को डिटेल से करवाता हूँ और इसमें आपसे टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4। सबसे पहला सवाल, तांबे में कुल परमाणु कितने होते हैं, तो 29। सेकंड सवाल आता है कि तांबे में परमाणुओं का वितरण कैसे होता है, तो 2, 8, 18 और 1। उसके बाद में आता है तांबे में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या वैलेंसी, इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, हिंदी में संयोजी बोलते हैं। संयोजी परमाणु कितने होते हैं, संयोजी परमाणु वो होते हैं जो अंतिम कक्षा में होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अंतिम कक्षा में कितना है, 1 है। और अब यहाँ से देखो, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसके थर्ड ऑर्बिट में कितने होते हैं, तो थर्ड ऑर्बिट में कितने हैं, 18। ये लो, पूरा 4 क्वेश्चन मैंने बताए आपको। हालांकि आपके पेपर में तो अब सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो मस्त रहो, घबराना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे उसका उत्तर कर देना है, ठीक है। आओ अगले सवाल पर। ये भी वही क्वेश्चन है जो पहले हम करवा चुके हैं। देखो, पूरा पेपर वहीं से आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। समय निकाल कर वो क्लासेस ज़रूर देख कर जाना। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन चेंज हो जाए, रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी। फिर भी देखो, सवाल पूछ रहे हैं, एक स्ट्रैंडेड चालक है। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है पतले पतले कई सारे तार होते हैं और एक दूसरे को ऐसे, मतलब हम उसको स्ट्रैंड करते हुए लेते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, यूँ समझ लो। उस पर 7/1.4 लिखा गया है। तो ये 1.4 क्या संकेत करता है, मैं दोनों ही बता देता हूँ। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश बताता है तारों की संख्या, कितने नंबर है। हर बताता है तार का साइज। साइज होता है 2 तरीके से, या तो गेज में या फिर व्यास mm में। जब संख्या पॉइंटों में हो, जैसे 1.4, 1.8, 1.2, तो वो तो है व्यास। सीधे सीधे नंबर हो 22, 20, 14, 18, तो वो है गेज। पहचान करने का तरीका ये लो। अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास, ठीक है। देखो, मेरा ना बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसे ही है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि आपकी स्पीड कम है, तो आपके पास विकल्प है। YouTube आपको विकल्प देता है, आप स्पीड को बढ़ा लीजिए। आप स्पीड को 1.25 कर लो, ज़्यादा स्लो लग रहा है तो 1.5 कर लो, और स्पीड से देखना है तो डबल कर लो। हर एक की अपनी अपनी बोलने की कैपेसिटी होती है, वो उससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। स्पीड से बोलेंगे तो फिर वर्ड आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, 200 वाट 250 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप का गर्म प्रतिरोध बताइए कितना है। कन्फ्यूज़ मत होना, गर्म और ठंडे में हमें उसकी रेटिंग पर आधारित कैलकुलेशन से जब आंसर देना होता है तो वो गर्म प्रतिरोधी कहलाता है। हालांकि गर्म और ठंडे में 10 से 12 गुना रेजिस्टेंस का फ़र्क होता है,
ये अभी नहीं, कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाएंगे। V²/P डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाइए, हल कर दीजिए। वोल्टेज कितने हैं? 250 वोल्ट। ठीक है, मैंने कई बार करवाया था, ये 100 वाट वाला भी कराया था और ये भी करवाया था। मिलान करके हल कर लेना। 312.5 ओम इसका उत्तर आ रहा है। आपके पेपर में वो दूसरा दे देगा, 100 वाट वाला दे सकता है, कोई बात नहीं, इसका 625 ओम आ जाएगा। ये लो, आंकड़ा ही तो बदलना है, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा ना। चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। 60 वाट 240 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप का प्रतिरोध कितना आएगा? आप कमेंट करके बताना। ठीक है, सिर्फ उत्तर मत लिखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अब उत्तर लिख देंगे जब 240 ओम, हम नहीं समझ पाएंगे किसका उत्तर कर रहे हैं। कमेंट सबके पढ़ता हूँ, तो पूरा लिखना कि 60 वाट 240 वोल्ट रेटिंग के लैंप का रेजिस्टेंस इतने ओम आएगा, तो पता लगे कि आप किस चीज़ का उत्तर कर रहे हैं। और सबसे पहले शानदार तरीके से जिसका उत्तर आएगा उसके कमेंट को पिन भी कर देंगे, ताकि बाकी बच्चे देख लेना, क्योंकि सब बच्चों को आंसर पता भी नहीं होता एक्चुअल में। आप थोड़ी सी मेहनत करो यार, IIT जाया करो, वहाँ रेगुलर जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत चीज़ें सीखते हो। खैर आइए अगले सवाल पर। ओपन सर्किट में प्रतिरोध कितना होता है? देखो, खुले परिपथ में अनंत प्रतिरोध होता है ओपन सर्किट में, क्योंकि कनेक्शन बना ही नहीं। जैसे मैं बताऊं, ये मान लो ओपन सर्किट है, करंट यहाँ से आ रही है, इस तरफ धारा कितनी है? 0। करंट इस सर्किट को पार ही नहीं कर पा रही है, इसका मतलब यहाँ इतना विरोध हो रहा है कि ये धारा को चलने ही नहीं दे रहा है। लेकिन 2-3 चीज़ें याद रखना, रेजिस्टेंस अनंत के अलावा करंट का भी याद रखा करो, करंट 0 होती है। ओपन सर्किट के अलावा शॉर्ट सर्किट का भी याद रखो। वो आपसे लघु परिपथ का भी पूछ सकते हैं, तो लघु परिपथ में प्रतिरोध आपका 0 और करंट अनंत होती है। 4 क्वेश्चन कम से कम याद रखो, ये मेरा मानना है। ठीक है, सिंपल से है, याद रह जाएंगे, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। वैसे सवाल देखो, RLC सर्किट को अनुनाद किस कंडीशन में कहा जाता है? अनुनाद को इंग्लिश में रेजोनेंस बोलते हैं। देखो, हमारे AC में धारा प्रवाह का विरोध करने वाले 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये जब भी किसी सर्किट में होते हैं तो इनके कंबाइंड रूप को इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक परिपथ में ऐसी कंडीशन आती है कि जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, तो परिपथ की उस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। वैसे ही बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपसे, तो खैर अभी देखो CBT एग्जाम है तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें देखो टोटल 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि XL और XC जब बराबर होते हैं तो परिपथ की इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि जब रेजोनेंस सर्किट हो तो XL का मान कितना होता है। कई बार बच्चे 0 कर देते हैं, क्यों? नेट रिएक्टेंस 0 होता है। दोनों जब एक दूसरे का विरोध करते हैं तो परिणामी, क्योंकि मैंने आपको सीरीज में इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, पढ़ लो क्योंकि ये वाला भी आ ही रहा है। XL सार्वनुपात XC की होल स्क्वायर। अब ये ना अंतर करना होता है, माइनस। जब दोनों बराबर है तो यहाँ उत्तर कितना आएगा? 0। परिपथ में Z और R बराबर होते हैं और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की भांति काम करते हैं। रेजोनेंस परिपथों का पावर फैक्टर इकाई होता है। खैर अगले सवाल पर आते हैं। फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के सही सूत्र क्या है? प्रथम नियम ये कहता है कि एकत्रित द्रव्यमान मास जो होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक और आवेश के समानुपाती होता है। अब आवेश को अगर खोल करके रखो तो Q बराबर IT होता है। Q बराबर आवेश बराबर करंट इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूले में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना, वहाँ से था। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके बराबर है? तो करंट इनटू टाइम। तो M बराबर ZIT, ये रहा B में उत्तर। ठीक है, M मास है, द्रव्यमान है ग्राम में, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ग्राम प्रति कूलाम में, I विद्युत धारा एम्पियर में और T समय है सेकंड में। ठीक है, अगला सवाल, बैटरी आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोमीटर एक हाइग्रोमीटर होता है, वो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी नापता है, ध्यान रखना। ये हमारा जो बैटरी है, लेड एसिड सेल मान लो मोस्टली, तो उसमें हमने H2SO4 भरा हुआ है,
उस एसिड का हम ग्रेविटी चेक करते हैं। ग्रेविटी की वैल्यूज से हमें पता लगता है कि बैटरी कितनी चार्ज हो गई, क्योंकि बैटरी को हमें ओवर चार्ज नहीं करना। ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज करने से बकलिंग दोष आता है, आपको याद हो तो। इसलिए रीडिंग लेने के लिए हाइड्रोमीटर लगाते हैं, और हाइड्रोमीटर ये रडी उत्तर है ना, ये तो आपका भी सही हुआ होगा, इस सब ने पढ़ रखा है। अपघटे का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करता है, विद्युत अपघटे का। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व नापता है ये। वोल्टेज नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन था, कल वाली क्लास में था। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर होता है, उसके लिए ध्यान रखना, ठीक है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। अगला सवाल देखो, लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होगा। बकलिंग दोष से मतलब यूँ मान लो ये पूछ रहा है कि बकलिंग दोष है क्या, या अगर बकलिंग दोष आ जाता है तो क्या होता है, तब हम ये मतलब ये पूछ रहा है कि बैटरी में ऐसा क्या होगा कि हम कहेंगे यार इसमें बकलिंग दोष आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीज़न पता होना चाहिए, और वो मैं लिखवा चुका हूँ। ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग जब होता है तो हम उसे बकलिंग दोष बोलते हैं। बकलिंग दोष देखो इंग्लिश में शब्द से ही पता लग रहा है, बक्कल, और बक्कल शब्द का मतलब होता है मुड़ना या मुड़ जाना। तो जो बैटरी की प्लेटें होती है ना वो मुड़ जाती है, ये रहा पहले ही ऑप्शन में। बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। जब इलेक्ट्रोड मुड़ जाते हैं तो हम उसे बकलिंग दोष बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा सा उत्तर है, याद रख लेना। आएगा जरूर, पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज़ आएंगे। अच्छे से पढ़कर जाना। आपका एग्ज़ाम कब है ज़रूर बताना, और जिस दिन आपका पेपर हो व्हाट्सएप पर हमें क्वेश्चन ज़रूर भेजना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। ये इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसकी PDF वहाँ डाल देते हैं, ताकि आप PDF को वहाँ से लेकर के अच्छे से पढ़ सको। तो ज़रूर वहाँ से इनको ले लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें हम आपको ITI के फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वो अटेंड कर लो। सवाल, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच का एक लैंप को 3 अलग अलग स्थान से कंट्रोल करने के लिए लगाएंगे। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में ना बड़े सारे सवाल पूछ लिए, कंफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है एक लैंप को 3 अलग अलग जगह से कंट्रोल करना है, तो ध्यान से सुनना। टोटल स्विच कितने होंगे, 3। याद रखना, जब 3 या 3 से अधिक जगह से लैंप को कंट्रोल करना हो तो फर्स्ट और लास्ट हमेशा टू वे होते हैं, बाकी बीच में जितने भी लगते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। टोटल स्विच की संख्या उतनी ही होगी जितने लैंप कंट्रोल करने। जैसे हमें 3 लैंप कंट्रोल करने हैं तो टोटल स्विच 3 होंगे। जैसे 2 टू वे हो गए तो 1 इंटरमीडिएट होगा। अगर इसको 4 जगह से कंट्रोल करना होता तो 2 टू वे होते, 2 इंटरमीडिएट हो जाते। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टू वे लगेंगे, तो टू वे सिर्फ 2 ही लगेंगे फिर, क्योंकि 1 तो इंटरमीडिएट हो गया ना। टोटल स्विच 3 लगेंगे, 3 जगह से कंट्रोल करना है तो 3 स्विच तो चाहिएंगे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टू वे होंगे, बीच वाला इंटरमीडिएट होगा। इसने ये नहीं पूछा कि टोटल कितने, इसने ये पूछा कि टू वे कितने होंगे। इस बात पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, समझिएगा जरूर चीज़ों को, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पर। पूछ रहा है लैंप परिपथ का नाम क्या है। यार ये तो मैं वापिस करवा चुका हूँ, पिछली क्लास में भी तो करवाया था, है ना। अब कोई ये मत बोलना कि गुरुजी डार्क दिख रहा है ये वो। भाई उस बच्चे ने ना मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर सेंड किया है यार। अपन सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने क्वेश्चन बताने का प्रयास तो किया है। फ़ोटो खींचते टाइम अंधेरा था, फ़ोटो क्लियर नहीं आई, लेकिन साफ दिख रहा है और मैं उत्तर बता दूंगा। देखो 1 2 3 4 जितने लैंप हैं उतने ही स्विच है, ठीक है। और पहला स्विच 1 वे है, बाकी सारे 2 वे। माय डियर, ऐसा होता है गोडाउन वायरिंग में, जिसे हम गोदाम वायरिंग बोलते हैं। कौन सी? गोदाम वायरिंग, उसमें ऐसा होता है, याद रख लेना। गोदाम वायरिंग में जितने लैंप उतने ही स्विच, लेकिन पहला स्विच 1 वे, बाकी सभी 2 वे। एक स्विच 1 वे, बाकी सभी 2 वे, ये गोदाम वायरिंग की पहचान होती है। ये रहा गोडाउन लाइटनिंग सर्किट या लाइटनिंग वायरिंग, जो भी है, याद रख लेना। सिंपल वाला है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वाला कहूँगा मैं इसे। अच्छा देखो, पूछ रहा है कि सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है? इसमें तो दोनों तीनों ही ऑप्शन नहीं है।
मेकिंग कॉन्टेक्ट एट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, दोनों करना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन में था, इस क्वेश्चन को तो क्लास में हमने करवाया हुआ है, तो पढ़ लेना। भी सर्किट ब्रेकर क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में हमने कमांड दी, कॉन्टैक्ट लग गया, फॉल्ट आया तो कॉन्टैक्ट को हटा भी दिया उसने अपने आप ऑटोमेटिक। सर्किट ब्रेकर का स्विच के कंपैरिजन में यही तो फ़ायदा है। आज के टाइम में जैसे मान लो हम एमसीबी लगा रहे हैं घरों में, इसीलिए तो लगा रहे हैं। क्या एमसीबी और फ्यूज में मान लीजिए डिफरेंस, सबसे बड़ी चीज़ यही तो है। सवाल, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाए तो अर्थ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो लंबाई बढ़ेगी ना तो वो ज़मीन में उतना ही अंदर जाएगा। ज़मीन में क्या है, नमी, नमी से अर्थ का प्रतिरोध घटता है, इसलिए सी उत्तर करना, डिक्रीज आएगा। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज इस बात में रहते हैं कि गुरुजी रेजिस्टेंस लंबाई के तो समानुपाती है ना, ये आपसे उस रोड का रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा, लंबाई रोड की बड़ी है, रेजिस्टेंस मिट्टी का, अर्थ का पूछ रहा है। सवाल को समझो, है ना। इन क्वेश्चन पर मेरी मतलब बच्चों से डिबेट हो जाती है, वो पूछते हैं सवाल तो हमें समझ में आता है कि देखो एक बच्चे के डाउट ऐसा है तो कई बच्चों के डाउट ऐसे आए होंगे, ये हम मानकर चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ेगी, वो ज़मीन में उतना ही ज़्यादा जाएगा। ज़मीन में नमी है, नमी से प्रतिरोध घटता है। कोयला और पानी डालने के लिए नहीं बोला जाता है, मैं बताओ, नमक, कोयला, पानी, अर्थ पिट के चारों ओर। सवाल अगला, 300 वाट से ऊपर के लैंप में किस प्रकार के लैंप होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। देखो हमारे पास होते हैं 3, 200 वाट तक, 200 से लेकर 300 तक और 300 से अधिक, ठीक है। 200 वाट तक होता है बायोनेट केप, 200 से 300 में है एडिसन स्क्रू, और 300 से ऊपर जाते ही गोलियत एडिसन स्क्रू। तो ये रहा गोलियत वाला, इसने तो शॉर्ट में लिखा है गोलियत स्क्रू, आप पूरा याद रखना, गोलियत एडिसन स्क्रू। कौन सा, गोलियत एडिसन स्क्रू। अगला सवाल देखो, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत लीकेज करंट का मान कितना है। अब क्वेश्चन सुनो, रिसाव वर्तमान क्या है। बच्चा क्यों कंफ्यूज नहीं होगा, इतनी शुद्ध हिंदी कौन लिखता है। वर्तमान, देखो करंट को ना आजकल अपन वर्तमान बोलने लग गए, जबकि करंट का वास्तविक हमने इलेक्ट्रिकल में विद्युत धारा लिखना चाहिए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो इसमें 1/5000वां भाग होता है FLC का, 1/5000वां भाग FLC का फुल लोड करंट का होता है, ठीक है ना। जितनी उसकी लोड करंट होती है, जैसे मान लो 5 एम्पियर करंट है तो 1 मिली एम्पियर इसमें अनबैलेंस हो जाए, लीकेज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। इससे ज़्यादा अगर करंट है तो फिर आपका इंसुलेशन वीक है और वायरिंग हमें प्रॉपर फिर से चेक करनी होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीटर आपको दिखाया गया है, इसकी पहचान करो। तो सिंपल है, इसको याद रखना, अगेन एंड अगेन आया है इंस्ट्रूमेंट वाले में से, मैंने पहले भी करवाया था। ये आपका DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। DC का है, वोल्ट मीटर है जिसमें मल्टी रेंज के सिलेक्शंस है, यानी आप 0 से 3 वोल्ट वाला, 0 से 30 वोल्ट वाला, 0 से 300 वोल्ट वाला इसकी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, पहले भी करवाया हुआ है। और ये लेटेस्ट वाला देखो, आपके प्रैक्टिकल के लिए भी तैयार हुआ था। प्रैक्टिकल तो सेकंड ईयर में आया था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर में है। सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको एक सर्किट दिखाया गया, इसका नाम क्या है। देखो बेस मजबूत यहीं से बोलते हैं। इसरो में ITI इलेक्ट्रीशियन बेस पर एक भर्ती आती है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन नाम से। उन्होंने सवाल पूछा कि फैन रेगुलेटर की, या फैन की मान लीजिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटर बनाते हैं उसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं। और यहाँ देखो मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकंड और गेट नाम के 3 सिरे हैं। ये तीनों टर्मिनल ट्राइक में होते हैं। ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए लगाते हैं, ये डायक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सेकंड ईयर में आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ याद रख लो। दरअसल ये फैन रेगुलेटर है इलेक्ट्रॉनिक वाला, जो पंखे की स्पीड को कंट्रोल करता है। ए ऑप्शन है ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। तो इसी ऑप्शन के साथ जाना, बहुत शानदार ऑप्शन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
कवर कर लेना। सवाल, ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त क्या है? मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त होती है दोनों लॉसेज एक दूसरे के बराबर हो जाए। कॉपर लॉस जब आयरन लॉस के बराबर होगा। ट्रांसफार्मर में 2 ही लॉस होते हैं, घर्षण हानि तो होती नहीं है क्योंकि कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। हाँ, एग्जामिनर इन फ्यूचर, अभी तो नहीं करेगा, भविष्य में कभी वो चेंजेस करे तो वो लिख देगा इसको वेरिएबल लॉस और इसको फिक्स लॉस बोलते हैं। इसलिए वो आपके सामने ये जरूर लिख सकता है कि जब वेरिएबल लॉस फिक्स लॉस के बराबर हो तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ट्रांसफार्मर में बकोलज रिले के शीर्ष में एक फ्लोट स्विच लगता है, उसका काम क्या है? ये वही फ्लोट स्विच होता है जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है तो वो उसे ऑपरेट करवा देता है कॉइल को और ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है। बकोलज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो केवल और केवल ट्रांसफार्मर में ही लगती है। तो ठीक है माय डियर, यही रोकेंगे क्लास। इतने क्वेश्चन उन बच्चे ने सेंड किए थे, और क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे आपको फिर एक नई क्लास देंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपके ITA फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, उनको अटेंड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।